नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस बुलेटिन में हम आपको खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। खबरें 1 मिनट में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के अप्रैल महीने में पेट की सर्जरी होनी थी, लेकिन इस सर्जरी का असर युद्ध पर कितना पड़ेगा ये 1 मिनट में दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई दिनों तक यूक्रेन से युद्ध पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वो कैंसर सर्जरी के लिए तैयार हो गए। पुतिन कथित तौर पर कट्टरपंथी पूर्व एफएसबी प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव को आक्रमण पर अस्थायी नियंत्रण के लिए नामित करेंगे, जो एक तौर पर चाकू की नोक पर काम करेंगे। क्रेमलिन के पुख्ता सूत्रों ने ये दावा किया है। रूस की सुरक्षा परिषद के 70 वर्षीय मौजूदा सचिव पात्रुशेव अब तक युद्ध की रणनीति के एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में उन्हें देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पात्रुशेव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुतिन को आश्वस्त किया था कि कीव नवनाजियों से भरा हुआ है। आपको बता दें, पुतिन को पेट का कैंसर है। 18 महीने पहले उन्हें पार्किंसंस भी हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कथित तौर पर कैंसर की सर्जरी में देरी की है, जो अब 9 मई को रेड स्क्वायर के रूस द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के विजय दिवस के उपलक्ष्य में नहीं होंगे। आपको बता दें, खबर उन अटकलों के बीच आई है जब पुतिन पूरे यूक्रेन में एक चौतरफा युद्ध शुरू करेंगे। सैन्य आयु के पुरुष और सामूहिक कलामबंदी का आदेश देंगे, जो काफी राजनीतिक जोखिम भरा हो सकता है। किस तरीके से मौजूदा हालात बनी हुई है, वाकई ये खबर हैरान करने वाली है और इससे युद्ध पर असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में नाटो का नाम बार बार आता रहा है। हालांकि नाटो की सेना यूक्रेन में ये युद्ध नहीं लड़ रही है और ना ही यूक्रेन नाटो में शामिल है, लेकिन रूस यूक्रेन के समर्थकों को सबक सिखाने के मूड में है। दरअसल नाटो को और रूसी वायु सेना आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और नाटो के बीच लगातार तनाव है। भले ही यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया हो, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत ही यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रयासों से हुई थी, तो इस युद्ध से नाटो का पूरी तरह से तटस्थ रहना मुश्किल है। एक तरफ तो अमेरिका और कई नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं कई नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई का ऐलान हुआ है। इस बीच रूसी लड़ाकू विमानों का छिपकर उड़ने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर काला सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरना नाटो को रास नहीं आ रहा। मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकू विमानों को उड़ते देख नाटो ने भी अपने फाइटर जेट्स की मोर्चाबंदी की और रूसी वायुसेना के विमान वापस रूसी सीमा में दाखिल हो गए। नाटो की तरफ से अब एक बड़ा दावा किया गया और कहा गया कि पिछले कई दिनों से रूसी लड़ाकू विमान नाटो के इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। असल में इस युद्ध की बुनियाद ही इसी बात पर पड़ी थी, क्योंकि यूक्रेन के नेटो में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। हालांकि यूक्रेन नेटो में नहीं जा रहा, उसके बावजूद भी ये युद्ध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी के मामले में इमरान खान समेत 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा का केस दर्ज किया गया है। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई धक्का मुक्की और नारेबाजी के मामले में इमरान के साथ ही अन्य 150 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इनमें इमरान सरकार के मंत्री रहे कुछ सदस्य भी शामिल हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को इस काम के लिए माफ नहीं किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। पिछले गुरुवार को शहबाज और उनके साथ नए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जैसे ही मदीना में हजरत की मस्जिद पहुंचे, इमरान समर्थक माने जा रहे कुछ तीर्थयात्रियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें चोर गद्दार कहने लगे। मदीना पुलिस ने 5 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शनिवार की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान, उनके सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी, शेख राशिद, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार शाहबाज गुल, नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और लंदन में इमरान की करीबी सहयोगी अनिल मुसरत और साहिबजादा जहांगीर समेत 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते दिनों जिस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए गए थे, वो वाकई हैरान करने वाला था। उधर हर जगह हाथ फैलाने वाले पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से मदद मांगी है और सऊदी अरब $8 अरब का वित्तीय पैकेज देने को तैयार हो गया है। रिपोर्ट देखिए।
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब करीब $8 अरब का बड़ा पैकेज देने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा को कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों के बीच घिरा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए, उसी दौरान ये समझौता हुआ। इसमें तेल के लिए आर्थिक मदद, जमा या फिर सकूकों के जरिए अतिरिक्त धन और $4.2 अरब के मौजूदा सुविधाओं को आगे ले जाना शामिल है। पाकिस्तान ने तेल के लिए आर्थिक मदद 1.2 अरब से बढ़ाकर 2.4 अरब करने का प्रस्ताव किया था, जिसे सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, उसी दौरान ये समझौता हुआ। इसमें तेल की आर्थिक मदद और बाकी सुविधाओं को आगे ले जाना शामिल रहा। अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान को भुगतान संकट से बचने और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रोकने के लिए कई बिलियन डॉलर की जरूरत है। सऊदी अरब से मदद तो पाकिस्तान को जरूर मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से इसका उपयोग करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। जी हां, लोगों ने उनका वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन के विदेश दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होंगे। बर्लिन में पीएम मोदी के होटल पहुंचते ही वहां लोगों ने उनका वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी का स्वागत करने कई बच्चे भी पहुंचे थे। बच्चों ने पीएम मोदी के स्केच पर उनके ऑटोग्राफ भी लिए। एक बच्चे ने पीएम मोदी को देशभक्ति से जुड़ा गाना भी सुनाया। ले लो इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी से मिलने पर खुशी जताई। पीएम मोदी से मिलने आई एक बच्ची मान्या ने अपना अनुभव भी साझा किया। उसने बताया कि पीएम मोदी से मिलकर उन्हें अच्छा लगा और उन्हें वो अपना आदर्श मानती हैं। पीएम मोदी जिस किसी भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करते हैं और उनके साथ बाकायदा उनकी बातों को भी सुनते हैं। वहीं देश भर में कोरोना की ब्रेक एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बढ़ते मामलों की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन अगर आलम यही रहा तो गौतम बुद्ध नगर की तरह देश भर में धारा 144 लागू हो सकती है। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3157 नए केस आए हैं। वहीं इलाज के बाद 2723 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,500 हो गया है। इन सब के बीच कई राज्यों में कोरोना की बंदिशें लागू करने पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि फिलहाल हरियाणा में कोरोना की बंदिशें लागू नहीं होंगी, लेकिन अगर कोरोना का खतरा बढ़ा तो कोरोना नियम लागू करने पर सोच विचार किया जा सकता है। लेकिन इस बीच यूपी के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ जिले में कोरोना को लेकर फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में आज से 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कोरोना केस न बढ़ सके। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां फिलहाल कोरोना का कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1485 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में स्थित सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस रोपवे से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और असमर्थ लोग भी अब आसानी से दर्शन कर पाएंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। टिहरी जिले के धनौल्टी में रोपवे सुविधा कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इसका लोकार्पण किया। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी को यहां करदुखाल पहुंचकर सुरकंडा देवी रोपवे का लोकार्पण करना था, लेकिन उन्हें पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। दोपहर बाद वो यहां पहुंचे और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरकंडा देवी रोपवे के शुरू होने से यहां स्वरोजगार बढ़ेगा और मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद भी तेज हो गई है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीश का प्रांगण, वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोपवे हो, कार केबल हो,
आज जो हमने माँ शीतला देवी ये रोपवे शुरू किया है। सीएम ने कहा धनौल्टी क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड के लिए जिला प्रशासन भूमि का चयन करेगा। सीएम ने आगे कहा टिहरी झील को दुनिया का सबसे बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की भी योजना है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है, जिससे रोजगार मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र में काफी ज्यादा वहां से आय भी होती हुई नजर आएगी। उधर फरीदाबाद के परथला में 3 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में फरीदाबाद के डीसी और पुलिस कमिश्नर ने आयोजन स्थल का दौरा किया है। परथला में 3 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। इसको लेकर फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने आयोजन स्थल का दौरा किया, बारीकी से हर चीज का जायजा लिया। इस मौके पर बल्लभगढ़ के एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाबा खड़ेश्वरी ने 12 साल का लगातार तप किया खड़े होकर, तो उसी के उपलक्ष्य में भंडारा संत समाज वाला भंडारा कर रहे हैं। तो सीएम साहब आएंगे, हमारे लगभग सभी विधायक और एमपी साहब के आने की भी उम्मीद है। तो उसी का निरीक्षण करने के लिए साहब जिला पुलिस आयुक्त के साथ भी विजिट करने आए हैं। पनेड़ा फुट में यहाँ पे एक बड़ा विशाल भंडारा है, तो VIP कई आने की उम्मीद है, तो उसी सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे विजिट किया है। तो उसमें जो स्टेज है, जो पब्लिक सीटिंग है, व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए डीसी जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा आयोजन स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। किसी को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर टीमों का गठन किया गया है। जो राष्ट्रव्यापी धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। देखने वाली बात ये होगी क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं इसमें। वहीं गुरुग्राम की 15,000 झुग्गियों पर जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे में अधिकारियों ने झुग्गी स्थल का दौरा किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक ऐसा सिंबल बन गया है जो किसी की नहीं सुनता और अवैध संपत्ति को जमींदोज करके ही मानता है। गुरुग्राम के डीटीपी ने यहाँ की 15,000 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए डीटीपी ने झुग्गियों का मुआयना भी किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए हैं और अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए लगातार दौरा किया जा रहा है। डीटीपी इन्फोर्समेंट RS भाट ने अवैध झुग्गियों का दौरा किया। बताया जा रहा है कि इस एरिया में 10 से 12 जगह पर लगभग 15,000 झुग्गियां बसा दी गई और इनके एवज में हर महीने 1,500 से 2,000 रुपए अवैध रूप से किराया भी लिया जा रहा था। सीएम ने 21 अप्रैल को अवैध झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए थे और इसी वजह से सरस्वती कुंज इलाके की खुद गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने ये मुद्दा पिछले दिनों हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठाया था। अवैध संपत्ति अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। देखने वाली बात होगी गुरुग्राम में भी क्या ये बुलडोजर कब तक चलता हुआ नजर आता है। पंजाब कैबिनेट ने 26,454 नौकरियों को मंजूरी दे दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद तमाम बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। भगवंत मान की कैबिनेट ने 26,454 नौकरियों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब पंजाब के एक विधायक को एक पेंशन के फैसले पर भी मुहर लग गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद तमाम बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी है। भगवंत मान ने दावा किया है कि उनकी सरकार सिर्फ ऐलान नहीं करती है बल्कि जो कहती है वो करके भी दिखाती है। भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। अब पंजाब में एक विधायक एक ही पेंशन मिलेगी। इस फैसले को मंजूरी दी गई है। पंजाब सरकार ने किसानों और छोटे ट्रांसपोर्टरों को भी बड़ी राहत दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूर कर लिया गया है। मुक्तसर जिले में नरमे की फसल की खराब होने पर 41.8 करोड़ मुआवजे को मंजूरी दी गई है। 38 करोड़ से ज्यादा किसानों को ये दिया जा रहा है। 3.81 करोड़ खेत मजदूरों के लिए अपूर्व किया गया है। छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है। किश्तों में भी जमा करा सकते हैं। जब से पंजाब में मान सरकार बनी है तब से भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उधर फरीदाबाद में कंपनियों की हालत इन दिनों बुरी है। दिक्कत बिजली की समस्या के कारण हो रही है। ऐसे में वर्कशॉप मालिक परेशान हैं। हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में बिजली की कमी साफ नजर आ रही है। बिजली की कमी के चलते तमाम तरह के उत्पादन भी प्रभावित हो रहे हैं। फरीदाबाद में कंपनियों को माल बनाकर सप्लाई करने वाले वर्कशॉप बिजली की कटौती के चलते परेशान हैं।
करीब 3 घंटे तक रहने वाले बिजली के कट से वर्कशॉप में उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, जिसका असर हो रहा है कि जिन कंपनियों के ऑर्डर पर वर्कशॉप में माल तैयार किया जा रहा है, कंपनी को समय पर डिलीवरी नहीं हो रही, जिसके चलते कंपनियां वर्कशॉप मालिकों के ऑर्डर रद्द कर रही हैं। कंपनियों को समय पर डिलीवरी नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, लेबर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार तो 2-3 बार बिजली के कट लग जाने के कारण बड़ी मशीनों को जनरेटर से चला पाना संभव नहीं है। ऐसे में वर्कशॉप में बिजली चले जाने के बाद आधी मशीनें बंद पड़ी रहती हैं। वहीं कर्मचारियों के पास करने के लिए काम नहीं होता। वर्कशॉप मालिकों ने बताया कि लगातार उनको बिजली की कमी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जब भी उसको लेकर बिजली अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। लगातार बिजली के कट की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में इसका असर उद्योगों पर भी पड़ रहा है। अब 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं, बात अम्बाला की करते हैं, जहां किसान उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम डीसी अम्बाला को एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले किसान अम्बाला के उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम डीसी अम्बाला को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान गेहूं की फसल पर बोनस और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों ने सरकार से फसलों की सिंचाई करने के लिए पर्याप्त बिजली देने की भी मांग दोहराई है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने बताया कि बिजली न आने के कारण फसलें खराब होने की कगार पर हैं। बार बार बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बरसात से खराब हुई गेहूं की फसलों का ना तो अभी तक किसानों को मुआवजा मिला है और ना ही सरकार ने बोनस देने की मांग मानी है। हमारी कई मांगे थी, तो बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। बिजली के कनेक्शन रुके पड़े हैं 2014 से अब तक, वो नहीं हो रहे। पैसे किसानों से पूरे ले लिए और गेहूं का बोनस के लिए मांग थी, पहले भी ज्ञापन दिया था। वहीं किसानों का ज्ञापन लेने के बाद अम्बाला के तहसीलदार मनीष कुमार का कहना है कि किसानों की फसलों के मुआवजे, बोनस और बिजली से संबंधित मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। तो किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से धरना करते हुए नजर आए, लेकिन अब इसका कितना फायदा मिलेगा और कब तक इनकी मांगों को माना जाता है, देखने वाली बात होगी। उधर फरीदाबाद नगर निगम में हुए कथित घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज इस मुद्दे को लेकर नगर निगम पर सांकेतिक धरना दिया है। फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के कथित घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और विजिलेंस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आज इस मुद्दे को लेकर नगर निगम पर सांकेतिक धरना दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि आने वाले दिनों में वो सभी विधानसभाओं में विधायक और मंत्रियों से इस घोटाले को लेकर जवाब मांगेंगे। और जो घोटाला हुआ है फरीदाबाद के अंदर, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है जिसमें मंत्री लिप्त है, 2 मंत्री यहाँ के लिप्त है, यहाँ के विधायक लिप्त है, यहाँ के सारे पार्षद लिप्त हैं। हालांकि इस मामले में विजिलेंस की कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं उस समय के चीफ इंजीनियर डीआर भास्कर को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा विधानसभा में पहले ही बिना सिले कपड़े पहनने का ऐलान कर चुके हैं। नीरज शर्मा तब से अब तक बिना सिले कपड़े और बिना चप्पल जूतों के घूम रहे हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पर धरना दिया और घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब इस कथित घोटाले के मामले में लगातार राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। वहीं पलवल में एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। खेतों पर जाते समय एक किसान ने शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी है। पलवल की चांदहट थाना अंतर्गत गांव मीसा के पास एक नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। शव बुरी हालत में मिला। किसान ने खेतों पर जाते हुए शव को देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह भिजवाया। शव की पहचान नहीं हो पाई। दिनांक 30 तारीख को शाम को कोई 3-4 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि गाँव मीसा में मनोज सनोज जगमाल गाँव मीसा के ट्यूबवेल पे कोबरा के पास में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है, जिसका जो नीचे का हिस्सा है वो किसी जानवर द्वारा खाया हुआ है। जो इसी खिलाफ पर हमारे PSI रवि कुमार को मौका पर भेजा गया तथा मैं भी मौका पर गया था। पुलिस ने किसान की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शव को जानवरों ने खाया हुआ था, जिससे कि शव का ये पहचानने में मुश्किल हो रही है कि वो लड़की का है या लड़के का। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया है। दिनेश कुमार, पलवल, खबरें अभी तक। बुरी स्थिति में नवजात का शव मिला है, लेकिन वाकई हैरान कर देता है कि आखिर किसने इस नवजात को फेंका वहां पर,
और अब पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है। वहीं पानीपत में गाड़ी का शीशा तोड़ अंदर रखे बैग को चुराने का सीसीटीवी सामने आया। ढाबे के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी का दिन दहाड़े शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग चुरा लिया गया। हरियाणा के पानीपत जिले में गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर रखे बैग को चुराने का गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है। समालखा कस्बे के अंतर्गत 70 माइलस्टोन ढाबे के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी का दिन दहाड़े शीशा तोड़कर उसमें रखा बैग चुरा लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कार मालिक जब कार से सामान लेने आया तो उसे वारदात का पता चला। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि परिवार मधुबन करनाल का रहने वाला है। रविवार सुबह 10 बजे समालखा के 70 माइलस्टोन ढाबा पर वो अपने छोटे भाई के लिए लड़की देखने आए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को ढाबे की पार्किंग में लगा दिया था। बैग के अंदर 5 ग्राम की सोने की अंगूठी, नकदी समेत महंगी दवाइयां और मेकअप की किट थी। प्रदीप रेडू, पानीपत, खबरें अभी तक। चोर को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा, पूरी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन सीसीटीवी में सब कैद। उधर हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। चरखी दादरी और गुरुग्राम से दर्दनाक हादसों की खबरें सामने आई है, दिखाते हैं आपको। हरियाणा में सोमवार को कई जगहों से हादसों की खबर सामने आई। चरखी दादरी में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना गांव कल्याणा बाईपास के पास हुई, जहां 2 ट्रॉलों की सीधी भिड़ंत होने के कारण दोनों ही ट्रॉले सड़क पर पलट गए। हादसे में गाड़ी के नीचे दबने से ट्रॉला चालक और हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां तेज रफ्तार में थीं और इसी वजह से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही झुंझुनकला पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से शवों को बाहर निकलवाया गया। वहीं दूसरा हादसा गुरुग्राम से सामने आया, जहां गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेसवे पर एक निजी स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चे सुरक्षित हैं और ड्राइवर को हल्की चोटें आईं। पिछले कुछ समय से देखा जाए तो हादसों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सख्ती भी देखने को मिलती है। बावजूद इसके कभी लापरवाही तो कभी नियमों को तोड़ने की वजह से ये हादसे सामने आते ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो पूरे सावधानी बरतिए। और जिस तरीके से हादसे खबरें निकलकर सामने आई है वो चौंका देगी। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।